साई राम बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ अभी तक जो हमने कार्य कराया है सभी ने कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम सिक्किम राज्य के सबसे बड़े शहर गैंगटॉक की वादी में जाएंगे, वहाँ पर सुंदर सुंदर नज़ारे देखेंगे। ठीक है, तो सब खुश हो गए होंगे। हाँ, ये लेखिका जो मधु कांकरिया की यात्रा वृत्तांत है, उनके ही आंखों से हम देखेंगे कि वहाँ पर कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, कितनी अच्छी अच्छी जगह हैं जिनको देखकर मन खुश हो जाता है। तो आज हम अपनी कृतिका पुस्तक लेंगे। इसमें हमारा पाठ 3 चलेगा। वह है हमारा साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, जिसकी लेखिका है मधु कांकरिया। हमारे 2 पाठ हो गए हैं, माता का अंचल और जॉर्ज पंचम की नाक। आज तीसरा है साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का जो हमारा विषय है, विषय हिंदी, उपविषय गद्यखंड, कृतिका, प्रकरण साना साना हाथ जोड़ी, लेखिका मधु कांकरिया। ठीक है, तो ये जो है लेखिका, इनकी ये आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है। इन्होंने वहाँ पर यात्रा की है और फिर शब्दों के द्वारा हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। हम इनकी ही आंखों से गैंगटॉक शहर की यात्रा करेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे वहाँ पे कितने सुंदर नज़ारे। इसमें जो जीप में लेखिका और वहाँ पर जो गाइड थे, गाइड कम ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर भी वही थे, जितेन दोनों थे, दोनों ने वहाँ की यात्रा की है। गाइड इतने अच्छे थे कि उसको वहाँ के बारे में सारी जानकारी थी जो उन्होंने लेखिका को दी है। सबसे पहले मैं साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ बताऊंगी। साना साना हाथ जोड़ी किसे कहते हैं? छोटे छोटे हाथों से प्रार्थना करना। ठीक है, तो क्या प्रार्थना हो रही है, तो हम पाठ पढ़ेंगे तो वह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पर सिक्किम में और कौन कौन सी सुंदर चीज़ें देखेंगे। ये गैंगटॉक है जो सिक्किम का सबसे बड़ा शहर है। वहाँ पर रात का दृश्य इतना सुंदर होता है, ऐसा लगता है किसी ने वहाँ पर चादर बिछा दी और उस पर तारे जड़ दिए हों। इस तरह से हम कल्पना कर सकते हैं। बहुत सुंदर नज़ारा होता है रात का वहाँ पर। युमथांग घाटी है, वहाँ पर फूल तरह तरह के होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। फूलों की प्रदर्शनी वगैरह देखने लायक होती है। वहाँ की रंग बिरंगे फूल होते हैं वहाँ पर। वहाँ पर कंचनजंगा है जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह भी बहुत सुंदर लगती है। तो अब आगे देखते हैं कवि लॉन्ग स्टॉक। वहाँ पर एक कवि लॉन्ग स्टॉक जगह है। वहाँ की यह मान्यता थी कि वहाँ पे जो बुद्धिस्ट थे वे रहते थे अधिकतर। उनके दलाई लामा की मूर्ति थी, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। वहाँ पर यह भी मान्यता है कि अगर वहाँ पर कोई मृत्यु हो गई किसी बुद्धिस्ट की, तो वहाँ पर सफ़ेद पताकाएँ लगाई जाती है 108, और उनको उतारा नहीं जाता। और जब कोई नया कार्य किया जाता है तो रंग बिरंगी पताकाएँ लगाई जाती हैं और उनको उतार कर रख लिया जाता है। तो ये दोनों में अंतर है कि जब मृत्यु हो जाती है किसी की तो सफ़ेद पताकाएँ लगाई जाती हैं और उनको उतारा नहीं जाता, वे वैसे ही नष्ट हो जाती हैं। और फिर कोई नया कार्य कर रहा है या शुभ कार्य है, कोई किसी का समारोह है, तो वहाँ पर रंगीन पताकाएँ लगाई जाती हैं, लेकिन उनको बाद में उतार लिया जाता है। वहाँ पर एक प्रेयर व्हील भी है। यह मान्यता है कि इसको घुमाने से सब पाप दूर हो जाते हैं। इसी को सुनकर जो लेखिका है, लेखिका ने ये कहा था सब भारतीयों की आत्मा एक जैसी है। क्यों कहा होगा? क्योंकि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं,
जो भारतीयों का विचार है वो एक जैसा ही है। वह इन चीज़ों में विश्वास करता है कि जैसे हम और भी उदाहरण देखें कि जैसे गंगा जी का है, गंगा जी में कहते हैं कि जितनी डुबकियां लगाते हैं उतने ही पाप दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से इसके प्रति भी एक विश्वास जुड़ा हुआ है कि इसको जितना घुमाएंगे उतने ही हमारे पाप दूर हो जाएंगे। तो इसलिए लेखिका ने कहा है कि सब भारतीयों की आत्मा एक जैसी है। तो आगे बढ़ते हैं। वहाँ 7 सिस्टर्स वाटरफॉल है। यह बहुत सुंदर एक दृश्य है। वहाँ पर 7 झरने एक साथ बहते हैं, ऐसे लाइन से, देखने में बहुत सुंदर लगता है ये। कटाव वहाँ की सबसे सुंदर जगह है। गैंगटॉक में सबसे सुंदर जगह मानी जाती है। वहाँ पर कोई भी प्रदूषण वगैरह नहीं है। इसका एक मुख्य कारण है क्योंकि वहाँ पर अधिक दुकानें वगैरह नहीं हैं, तो इसलिए वहाँ पर कोई कूड़ा करकट भी नहीं होता है, कोई कूड़ा नहीं फैलाता है। तो वहाँ पर इसका विशेष ध्यान रखा जाता है, तो इसलिए वहाँ पर प्रदूषण वगैरह नहीं मिलता है और वहाँ का जो दृश्य होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। ठीक है, चलिए अब अपने पाठ की ओर चलते हैं। साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका है मधु कांकरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका नाम देखेंगे। पाठ का नाम क्या है? साना साना हाथ जोड़ी। इसका अर्थ है छोटे छोटे हाथों को जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं। वहाँ पे जो औरतें होती हैं, नेपाली औरतें हैं, वे अपने हाथों को जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं। क्या प्रार्थना कर रही हैं यह हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब पाठ शुरू करते हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था। सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। तो इसमें देखिए गैंगटॉक शहर की विशेषता बताई जा रही है कि गैंगटॉक शहर रात को कैसे लगता है। ठीक है ना, तो इस पर आप ध्यान देंगे। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाह का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। सम्मोहन जगाना मतलब लेखिका को मोहित कर रही थी। कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं और मेरी चेतना, मेरे आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता। अतीन्द्रियता किसे कहते हैं? इंद्रियों से परे। में डूबी रोशनियों की जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी, गर्देव प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कोसेली। तो देखिए इसका अर्थ क्या है यहाँ पे इसका अर्थ देखेंगे। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो जाए या हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। तो वहाँ पे जो नेपाली युवतियाँ थी तो वे सुबह वहाँ पर यह प्रार्थना करती थी। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। आपको मालूम है कंचनजंगा हमने अभी देखी, कितनी सुंदर चोटी थी। यह हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हो। जैसे हमने अभी फूलों की प्रदर्शनी देखी है, रकम रकम कहते हैं तरह तरह के रंग बिरंगे। ठीक है, तरह तरह के, रकम रकम होता है तरह तरह के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ
और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। आपको ड्राइवर कम गाइड जितेन नारगे मुझे बता रहा था, क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी। तो वहाँ पर गाइड का क्या नाम था? जितेन नारगे। यह ध्यान रखना, ये आपके परीक्षा में आ सकता है कि जो लेखिका को घुमाने गया था, ड्राइवर कम गाइड था, उसका नाम बताइए। तो क्या नाम था? जितेन नारगे। तो वहाँ पर लेखिका एक बच्चों की तरह से उछल रही थी कि अब आगे क्या होगा। तो इस प्रकार से उसमें क्या है, एक बचपन लौट के आ गया था लेखिका में। तो हम यहाँ पर यही महसूस करेंगे कि किस प्रकार से लेखिका उत्साहित हो रही है वहाँ पर घूमने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। जगह जगह गदराएं पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक। ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि श्वेत पताकाएं क्या होती हैं, कि वो किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर लगाई जाती है। और कितनी लगती है? 108 पताकाएं। और ये कभी अपने आप उतारी नहीं जाती, ये वहीं पर ही अपने आप नष्ट हो जाती है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती है। नए कार्य के लिए कैसी पताकाएं होती है? वे रंगीन पताकाएं हो जाती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़रें उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीर भी देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम कभी लॉन्ग स्टॉक है। जैसे हमने अभी देखा है, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म में तो वहाँ पर शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस खे बमसन ने लेपचाओ के शौमेन से कुछ तेग के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआती स्थल। तो इनका ये संधि स्थल था जहाँ पर इनकी दोस्ती हो गई थी, समझौता हुआ था। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र, जैसे हमने प्रेरी व्हील देखा है वहाँ पर। नार्गे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की ही आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। तो इस बात को देखते हुए जो लेखिका है, लेखिका ने यही कहा है कि सब भारतीयों की आत्मा एक जैसी है। एक प्रश्न आ जाता है इसमें परीक्षा में कि सब भारतीयों की आत्मा एक जैसी है, यह लेखिका ने क्यों कहा? तो इसलिए कहा था क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, हम मैदानी क्षेत्र में चले जाए या पहाड़ी में, तो वहाँ पर सबका विश्वास एक जैसा ही है। हम गंगा जी को देख कर कहें कि गंगा जी में डुबकी लगाने से सब पाप धुल जाते हैं, उसी प्रकार से वो पहाड़ में गई है, पहाड़ में वहाँ पर देखा उसको चक्र को घुमाने से सब पाप धुल जाता है। या अगर हम कहीं पर भी जाएंगे तो किसी ना किसी के प्रति आस्था बनी रहती है। जैसे हम यहाँ पे कहेंगे पीपल के पेड़ के प्रति भी हमारी आस्था है कि उसको पूजा करने से क्या है, सब भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं हमारे। तो इस प्रकार से हमारी मान्यताएं एक जैसी हैं। हम किसी भी कोने में जाए, सब भारतीयों की आत्मा एक जैसी ही मिलेगी, सबका विश्वास एक जैसा ही मिलेगा। इसीलिए लेखिका ने ये कहा है कि सब भारतीयों की आत्मा एक जैसी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। रफ्ता रफ्ता कहते हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे। ठीक है, बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगी। अभी परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते
बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन एक विराट रूप एवं वैभव के सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों और यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम में हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। तो इसमें आपने देखा होगा कि जैसे ही हम पहाड़ पे चलते चले जाते हैं तो नीचे हमें छोटे छोटे से घर दिखाने लगते हैं, जो हम इस समय बड़े हैं। तो जैसे वो हमारी दूरी बढ़ती चली जाती है तो जो पहाड़ पर चीज़ें वो हमें बड़ी लगने लगती है और जो नीचे है वो छोटी लगने लगती है। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि हिमालय का परिवर्तित रूप, कि पहले हमें पहाड़ियाँ वे छोटी छोटी लग रही थी, जैसे हम उसके निकट आ रहे हैं तो वह हमें बड़ी लगने लगी हैं। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम पहाड़ पे जाते हैं तो वहाँ के रास्ते सीधे नहीं होते, ऐसे घुमावदार रास्ते होते हैं वहाँ पर। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। विशालकाय मतलब है कि बहुत बड़े रूप में हमें दिखाई देने लगा है। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियां चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के भी घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे रास्ते, कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। तो यहाँ पर देखिए लेखिका ने कितने सुंदर तरीके से वर्णन किया है अपनी यात्रा का, कि वह किस तरीके से हिमालय की तरफ बढ़ रही है और वहाँ पर रास्ते कैसे हैं, वीरान हैं, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार हैं। ये बीच बीच में जो पंक्तियाँ हैं ध्यान रखिए, लाइनों का ध्यान रखना कि क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से हिमालय दिखाई दे रहा है वहाँ पर। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। तो यहाँ पर क्या है, सैलानी कहते हैं यात्रियों को, जो यात्री लोग होते हैं उन्हें हम सैलानी कहते हैं। ठीक है, तो वे वहाँ की जो खूबसूरत वादियाँ थी, सुंदरता को देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो गया है और उनको देखकर मन झूमने लगा है और गाने का मन करने लगा और वे गाना गाने लगे हैं, गुनगुनाने लगे हैं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी, मुंडकी कहते हैं सिर को निकाल कर, ठीक है, निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इतला इतला कर बहती चांदी की तरह कौन मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ ही तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य प्रकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। तो वहाँ पर कौन सी नदी देखी थी उन्होंने? तिस्ता नदी। ध्यान रखना कि लेखिका को रास्ते में कौन सी नदी दिखाई दी? तिस्ता नदी दिखाई दी। ठीक है, मेरे नगपति, मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। तभी जीप एक जगह रुकी, खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ, ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल हो गए थे, मशगूल होना व्यस्त हो गए थे वे सभी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा? सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, जिससे क्या है, वहाँ से गिरता फेन उगलता झरना, मतलब कि 7 झरने एक साथ ऐसे लाइन से गिर रहे हैं नीचे, तो जिसको देखकर बहुत ही सुंदर लग रहा है और सभी खुश हो रहे हैं।
सब उसको अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। जो यात्री लोग आए थे वहाँ पर सब अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। ठीक है, आज हमने यहाँ तक की यात्रा की है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। तो आज हम इतना ही लेंगे, फिर आगे की वीडियो में इससे आगे देखेंगे। आपको अच्छा लगा होगा कि हमने गैंगटॉक में क्या क्या देखा लेखिका की नज़रों से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उत्तर पुस्तिका में वह सब नोट करेंगे जो मैंने आपको पाठ के मध्य में बताया है। तीस्ता नदी के बारे में लिखेंगे आप, और जो पताकाएँ हैं, रंगीन पताकाएँ कब लगाई जाती है, सफ़ेद पताकाएँ कब लगाई जाती है, और गाइड का क्या नाम है, ये सब बातें आप एक अलग से रफ नोटबुक में आप नोट करेंगे, क्योंकि वे परीक्षा में पूछा जा सकता है। एमसीक्यू में आते हैं ये छोटे छोटे प्रश्न। तो आज जो हमने जहाँ जिन वादियों में हम घूमे हैं उनको आप पॉइंट में लिखेंगे कि हम कहाँ कहाँ घूमे आज। ठीक है, और आगे एक वीडियो में देखेंगे कि लेखिका ने और वहाँ पर क्या क्या देखा है। ठीक है।